सारांश पर आज मैं प्रस्तुत हूं आपके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही के साथ। ये कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 7वीं इकाई में निहित है। दोस्तों, यदि कहानी के कथ्य विस्तार को देखा जाए तो कहानी बहुत बड़ी नहीं, कहानी छोटी है, परंतु संवेदना का विस्तार बहुत ही मार्मिक है। कहानी की समीक्षा से पहले आइए जान लेते हैं कुछ तथ्य कहानी और कहानीकार के बारे में। कविता के साथ साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन काल में 3 कहानी संग्रह लिखे थे, जिनका नाम था बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। यदि बात राही कहानी की करें तो ये कहानी सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह की 6ठी कहानी है और इस संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1947 ईस्वी में। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं। तो सुभद्रा कुमारी ने अपने जीवन में कुल 46 कहानियों की रचना की थी। दूसरा तथ्य यह है कि सुभद्रा गांधी दर्शन से प्रभावित रही और आंदोलन के तहत कई बार जेल भी गई। राही कहानी उनकी जेल के अनुभवों से जुड़ी हुई कहानी है। 1904 से 1948 तक उनके जीवन की अवधि मात्र 44 वर्ष रही थी। तीसरा तथ्य यह है कि भारतीय तटरक्षक सेना ने 2006 को एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया था। चौथा तथ्य है, भारतीय डाकतार विभाग ने उनके नाम एक डाक टिकट 1976 में जारी किया था। यह टिकट 25 पैसे का टिकट था। और एक और रोचक तथ्य यह है कि 9 साल की उम्र में सुभद्रा ने पहली कविता लिखी थी, जिसे उन्होंने एक नीम के पेड़ पर लिख दिया था। आइए अब बात करते हैं इस कहानी के पात्रों की। दोस्तों, इस कहानी में राही और अनीता 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं। अनीता जो है वो अमीर घर की महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों के तहत जेल भेज दी गई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं राही की समीक्षा। कहानी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि इस कहानी का जो शुरुआत है वो वार्तालाप शैली से हुई है। ये कहानी राही नाम की स्त्री को केंद्र में रखकर लिखी गई है और ये स्त्री मंगरोरी जाति की है। मंगरोरी जाति से अभिप्राय उस वर्ग के लोगों से है, उन वंचितों से है जो अपना जीवन का निर्वाह या तो भिक्षा मांगकर करते थे या फिर चोरी चकारी करके किया करते थे। राष्ट्रव्यापी जो विषय है, इस पर आधारित ये कहानी तत्कालीन परिवेश की विडंबना को दर्शाती है। भिक्षावृत्ति की समस्या उस समय बहुत फैली हुई थी। निम्न से निम्नतर स्तर पर जीवन जीने वाली ये जाति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित थी। राही उसी वंचित समूह का प्रतिनिधित्व करती है जो जीवन निर्वाह के लिए मांग कर खाती है या ना मिलने पर चोरी करती है। चोरी जो है उसकी अभावग्रस्तता की विवशता है, जिसे वो अपने भूखे बच्चों को याद करके करती है। और कहानी में वो सिर्फ 5 सेर नाज यानी अनाज को चुराती है। पति का निधन हो चुका है, वह भी जेल में, जो किसी धारा में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था ताकि एक कर्मचारी उससे बदला लेना चाहता था। एक बार राही ने 5 सेर अनाज की चोरी की अपने बच्चों के लालन पालन के लिए और उसे जेल हो गई। वहां उसे अनीता मिलती है। ये अनीता राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सक्रियता के कारण जेल भेज दी गई। वह समृद्ध परिवार से है, लेकिन उसके परिवार वालों ने अपने धनबल, अपने सामर्थ्य के आधार पर अनीता को क्लास ए में रखवा दिया। और बड़ी विडंबनाग्रस्त बात है कि उस समय में भी जेल में कुछ क्लासेस हुआ करती थी, लेकिन अनीता बहुत संवेदनशील स्त्री थी। उसे ये बात अंदर ही अंदर बहुत बेचैन कर रही थी कि जेल में भी समृद्ध वर्ग के लोगों को उनकी सभ्यता के अनुरूप जो सुविधाएं दी जाती हैं, क्या वो दी जानी चाहिए? जबकि राही जैसी मगरोरी जाति की जो स्त्री है, उसे कार्य आवंटित करने तक का कोई नियम नहीं है। वो अमानवीय कानूनों की शिकार है और राही के रूप में वो समूचा वर्ग अमानवीय कानूनों का शिकार है। अनीता द्वारा जेल में आने का कारण पूछा जब राही से गया तो राही ने अपना वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर अनीता को बहुत दुख हुआ। अनीता अपने विवेक बल से तत्कालीन विषमताओं को लेकर बहुत क्षुब्ध हुई। पूंजीपतियों का आधिपत्य समाज की सुविधाओं पर सदा से रहा है और सर्वहारा वर्ग
सदा से हारता रहा है। कई बार कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो धन बल से भी जुड़े होते हैं, लेकिन उनमें इतनी संवेदनशीलता होती है कि वो गरीबों के प्रति मानवीयता का भाव रखने की इच्छा रखते हैं। लेकिन व्यवस्था की विसंगतियों के सामने वो भी कभी कभार मजबूर हो जाते हैं। वो अपने सामर्थ्य के अनुरूप परिवर्तन नहीं कर पाते। अनीता समझती है कि सिर्फ स्वराज पा लेना इस वंचित वर्ग के जीवन का समाधान नहीं है, अपितु सहानुभूति और संवेदना से इनके जीवन स्तर को ठीक किया जा सकता है। भिक्षा की जगह यदि हम उन्हें अपना सहयोग दें तो वो ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अनीता को आभास होता है कि देशभक्ति का पर्याय केवल स्वराज पाना नहीं है, अपितु इन गरीबों की विसंगतियों को दूर करना भी है। तब के समय में अशिक्षा तो व्याप्त थी ही। राही की जीवनगत जटिलताओं को अनीता त्रासदी की तरह देखती है। वह आदर्शवादी स्वप्न देखती है। एक रात जब उसे स्वप्न में दिखाई देता है कि वह मगरोरी गांव में जाकर वहां के लोगों के लिए आश्रम खोलती है। उसे स्वप्न में दिखाई देता है कि आश्रम में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्त्रियां सूत काटती हैं, मर्द कपड़ा बुन रहे हैं, भीख मांगने वाले अब भीख नहीं मांगते और चोरी करने वाले अब चोरी नहीं करते। ये सब अब आदर्श ग्रामवासी हैं। इस तरह अनीता आदर्शवादी दृष्टिकोण के तहत गरीबी उन्मूलन का स्वप्न अपने दिल में देखती है। अचानक उसे नींद से जगाया जाता है और वो अपने इस अधूरे स्वप्न को अपनी इच्छाओं में लेकर घर को लौट जाती है। तो दोस्तों, यह थी समीक्षा सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही की। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत खूबसूरत तरीके से समझ में आएगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य जाहिर करेंगे। सारांश पर आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए